हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, रीतिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं कि रीतिकाल के अंतर्गत ये कवि आएंगे और इनकी ये रचनाएँ आएंगी और ये आपको पढ़ना है। उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम आपको करवा रहे हैं। 100 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, लगभग 250 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन है इसमें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, काव्यसरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। क्या है? काव्यसरोज है वो बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं, उन्होंने इनकी बहुत सी बातें जो कि तो अपने काव्य निर्णय में रख ली हैं। यह कथन किसका है? देखिए, दास जी को यहाँ पे भिखारी दास जी को दास जी कहा गया है और इनका ग्रंथ है काव्य निर्णय। और ये किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि देखिए जो काव्यसरोज है बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय होता है। दास जी इनके बहुत ऋणी रहे हैं, उन्होंने बहुत सी बातें जो कि तो काव्य निर्णय में रख ली हैं। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है, विरह बनायो तो न पावस बनाऊ तो, जो पावस बनायो ते न विरह बनाऊ तो। ये किसका कथन है? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो पद्माकर जी की पंक्तियाँ। किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पद्माकर जी की पंक्तियाँ हैं। पद्माकर जी का जन्म 1753 को हुआ था। कब हुआ था पद्माकर जी का जन्म? 1753 को हुआ था। गेरू के रंग में भीजियो, सावरों के रंग में भीजियो गोरी। क्या है? गेरू के रंग में भीजी गो, सावरों के रंग में भीजियो गोरी। ये किसका उक्तियाँ हैं? तो ये मतीराम की उक्तियाँ हैं। और मतीराम जी का जन्म कब का हुआ था? 1603 को हुआ था। मतीराम जी का जन्म 1603 को हुआ है। होए मगरूर तासो दुनी मगरूरी कीजिए, लघु हवे चले बासो लघुता निभाइए। जो आपको चाहे वाको आप चाहिए, जो आपको न सराहे ताको बाप को न सराइए। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? क्या है कि होऊ मगरूर तासो दूनी मगरूरी कीजिए, लघु हवे चले बासो लघुता निभाइए। जो आपको चाहे वाको आप भी चाहिए, जो आपको न सराहे ताको बाप को न सराइए। ठीक है, कि जो मगरूर है उससे आप दूने मगरूर होइए, जो लघु हवे चले उसके सामने आप भी लघु रहिए, जो आपको चाहे उसको आप भी चाहिए और जो आपको न सराहे, जो आपको नहीं चाहिए उसको आपको भी नहीं चाहना चाहिए। और ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये बोधा जी की पंक्तियाँ हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? कवि बोधा की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद में है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। और ये पंक्तियाँ रसलीन की पंक्तियाँ हैं। आशा गुण बांधी के भरोसे सिल धरी छाती, पूरे पन सिंधु में न बूटत सकाई हो। कवि ने अनेक प्रकार के कष्टों में तपते हुए प्रिय के निष्ठुर हृदय पर दया उत्पन्न करने का प्रण लिया है। वे आशा के रस्सी से विश्वास के पत्थर में हृदय से बांधना चाहते हैं। वे प्रेम के समुद्र में डूबने के लिए तैयार हैं और उनका प्रेम दुख सहने को तत्पर है। देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, जबकि चौथा ऑप्शन गलत है। 1, 2, 3 आपके ए ऑप्शन में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एल फेल खेल भेल खलक में गैल गैल, गंजन के रेल पेल सेल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारावरियो अहत है। उपरोक्त पंक्तियों में काव्य की अभिव्यंजना क्या हुई है? तो इसमें उत्साह है और सजीव चित्रण है, विनय और कार्यरता इसमें नहीं है। तो उत्साह है और जो सजीव चित्रण है ये किस में है? तो आपका जो बी ऑप्शन है इसमें दिया गया है, उत्साह और सजीवता। अगला है,
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो नयन पचीसी कब का है? तो 1668 का है। पवन पचीसी 1691 का है। श्रृंगार शिक्षा 1691 का है। और जो आपका यमक सतसई है ये 1706 का है। देखिए जो आपका ए ऑप्शन है यही बिल्कुल ठीक है। नयन पचीसी 1668, पवन पचीसी और श्रृंगार शिक्षा ये 1691 और यमक सतसई 1706 को। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं को आपको अनुक्रम लगाना है। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की, और ये 1601 की है। बिहारी सतसई है ये 1662 का है। शिवा बावनी किसकी है? तो ये भूषण की है। और शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण कवि, और भूषण का रचनाकाल है 1613, क्योंकि शिवा बावनी का रचनाकाल नहीं मिला है। और ठाकुर ठसक में जो ठाकुर जी का जन्म है वो 1766 है, लेकिन ठाकुर ठसक और इनकी जो ठाकुर शतक हैं वो रचनाओं का रचनाकाल इनमें रचना वर्ष नहीं दिया गया, प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया। तो आप जो कवि के हिसाब से लगा लेंगे, क्योंकि रामचंद्रिका केशवदास का जन्म 1555 को हुआ था, और जो इनका जो बिहारी जी का जन्म 1595 है, ठीक है। और जो शिवा बावनी है उनका 1617 है, और जो ठाकुर ठसक है वो 1766 है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हमने आपको बता दिया था इस बात को, क्योंकि इनका रचनाकाल कन्फर्म नहीं है कि यही प्रकाशन वर्ष होगा, ठीक है। तो आप जिस प्रकार से, अगर आपको कवि याद हैं और कवियों का जन्म वर्ष आपको याद है, आप कवियों के जन्म वर्ष याद रख लीजिए और कवियों की रचना, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना। तो देखिए जो रस मंजरी है ये, इसका रचना काल मुझे कहीं पर भी नहीं मिला है, लेकिन ये रस मंजरी है ये नंददास जी की रचना है। इसके नंददास जी की, और ये नंददास जी का जन्म 1533 को हुआ था, ठीक है। रस रतन किसकी है? तो ये पुहकर कवि की है, और पुहकर कवि का जन्म 1516 को हुआ था, ठीक है। बिहारी सतसई किसकी है? तो बिहारी जी की है, और ये 1662 को इनका जन्म हुआ था। और छत्रसाल दशक ये किसकी है? भूषण की, तो इनका 1613 को जन्म हुआ था, ठीक है। और जो बिहारी है इनका जन्म 1595 को हुआ था। ये रचना इनकी 1662 की है। तो इस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन के आंसर पर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा रस मंजरी, सबसे पहले रस मंजरी आएगा, ठीक। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो केशवदास जी की है। गोविंद विलास किसकी रचना है? तो गोविंद विलास कृष्ण कवि की रचना है। उसके बाद में इश्कनामा, तो इश्कनामा में बोधा। और गंगा लहरी किसकी है? तो गंगा लहरी पद्माकर जी की रचना है, ठीक है। घनानंद की बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी इश्कलता, कौन सी है? इश्कलता, ठीक है। पद्माकर जी का जन्म 1753 है। केशव दास जी का जन्म 1555 है। बोधा का जन्म सन 1773 है, और जो घनानंद जी हैं इनका जन्म 1689, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है, रामायण किसकी रचना है? तो रामायण चिंतामणि जी की है। उसके बाद में हमीरहट, तो ये गवाल कवि की है। उसके बाद में है रामचरित, तो रामचरित सुरती मिश्र जी की है। और जो रामालंकार है ये गोप कवि की है। याद रखेंगे, रामायण किसकी? चिंतामणि की। हमीरहट ग्वाल का है, रामचरित सुरती मिश्र का है, और रामालंकार गोप कवि का है। तो इसमें आंसर आएगा आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपके ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्रिका किसकी है? तो प्रेमचंद्रिका देव कवि की है। उसके बाद में रस रत्नाकर, तो रस रत्नाकर सुरती मिश्र की है। उसके बाद में जनक पच्चीसी मंडन की है। और काव्य सरोज किसका है? तो काव्य सरोज श्रीपति जी का है। देखिए प्रेमचंद्रिका किसकी है? देव की है। रस रत्नाकर किसकी है? तो सुरती मिश्र की है। जनक पच्चीसी मंडन की है। काव्य सरोज श्रीपति की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4 1 2 3। रहीम सतसई किसकी है? रहीम की है। भाषा भूषण किसकी है? तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की है।
रस रतन किसकी है? तो रस रतन कुहकर कवि की है। कर्णाभरण किसकी है? तो कर्णसेन की है, कर्णसेन की है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, घरानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। यह कथन किसका है? घरानंद की भाषा है वो सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के प्राधान्य मिलता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर वासुदेव सिंह का है। किसका कथन है? डॉक्टर वासुदेव सिंह का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है। रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यक थी। उपरोक्त कथन किसका? रीतिकाल का कोई भी कवि है वो भक्ति भावना से हीन नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता। देखिए, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है। बिहारी सतसई वो क्या है कि सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है। यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी ही रहेगी। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या कि जो बिहारी सतसई है वो सैकड़ों वर्षों से रसिकों के मन को मोह रही है और उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी ही रहेगी। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला है, जू पे जिए जोर तजो सब शोर, सुरासन तोरी लहो सुख कोरी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जू पे जिए जोर तजो सब शोर, सरासन तोरी लहो सुख कोरी। ये कथन किसका है? तो ये केशवदास जी की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भये सुखविन के सरदार। और ये किसकी है? ये भिखारी दास की पंक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफ़ी बार पूछी गई है। तुलसी गंग दुओ भये सुखविन के सरदार, ये भिखारी दास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति किसकी है? सबन के ऊपर को ठाडो रहीबे के जो। क्या है? सबन के ऊपर की ठाडो रहीबे की जो। और ये कथन किसका है? ये पंक्ति किसकी है? तो भूषण जी की पंक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शासन ही में समीर गयो अरु। क्या है? शासन ही में समीर गयो अरु। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देव कवि हैं। किसमें? कि शासन ही में समीर गयो अरु। ये किसकी पंक्ति है? तो ये देव कवि की पंक्ति है, शासन ही में समीर गयो अरु। अगला है, रीतिकाल की विशेषताएं कौन सी हैं? तो लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है इसमें, ब्रज भाषा का प्रयोग है इसमें, और मुक्तक काव्य की प्रधानता है। क्योंकि याद रखेंगे, बिहारी सतसई है वो मुक्तक काव्य है। प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति का जो आलंबन रूप में वर्णन है वो थोड़ा थोड़ा छायावाद के अंतर्गत मिलता है। तो आपके ऑप्शन 1, 2 और 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3 आंसर बिल्कुल ठीक है। लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता रही, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें रहा और मुक्तक काव्यों की प्रधानता इसमें रही है। रीतिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत ये 3 बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं। अगला है, रीतिबद्ध कवि देव हैं। ठीक है आपका, क्योंकि देव क्या है? रीतिबद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, बिल्कुल ठीक है। और उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई जो कि 1662 की है। 1662 की है आपके इनकी बिहारी सतसई। रीति मुक्त कवि भूषण है। देखिए ये गलत है, क्योंकि भूषण रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि हैं। भूषण वीर रस के कवि थे, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भूषण है वो वीर रस के कवि थे और ये रीतिबद्ध कवि हैं। भूषण क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 4 आपका बिल्कुल ठीक है और 3 का गलत है। और 1, 2, 4 कहाँ पे आ रहा है? आपके ए ऑप्शन में आ रहा है। और 1, 2, 4 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रीतिबद्ध कवि कौन है? देव हैं। रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी। रीति मुक्त कवि भूषण नहीं आएंगे, रीति मुक्त कवि में 4 कवि आप याद रखेंगे, आलम, ठाकुर, बोधा और घनानंद।
ठाकुर की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। निम्नलिखित रचनाओं पर आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी और ललित ललाम। देखिए, उपरोक्त रचनाओं में कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? केशवदास की रचना बतानी है आपको। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और रतन बावनी और ललित ललाम। तो देखिए, इनमें से जो आपकी केशवदास जी की रचनाएं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, जो रसिक प्रिया है ये भी है, विज्ञान गीता भी है और रतन भावनी भी है, लेकिन जो आपका ललित ललाम है ये इनका नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ललित ललाम किसकी रचना है। तो देखिए, ललित ललाम मतीराम जी की रचना है। किसकी रचना है? मतीराम जी की रचना है। और मतीराम जी का जन्म सन 1603 को हुआ था। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और रतन बावनी केशवदास जी की रचना है। रसिक प्रिया का रचनाकाल है 1601, विज्ञान गीता का रचनाकाल है 1607 और रतन बावनी का रचनाकाल भी 1607 है। यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन साहित्य में क्या है? नवीन विचारों का अभाव रहा है इसमें। प्रबंध काव्यों की अपेक्षा मुक्त काव्यों की रचना अधिक हुई है। नारी के विभिन्न रूपों का अंकन प्राय नहीं हुआ है यहाँ पे, और आश्रयदाताओं को महत्व दिया गया है। जो रीतिकालीन साहित्य है उसमें नवीन विचार हैं उनका अभाव भी रहा है। प्रबंध काव्यों की अपेक्षा मुक्त काव्यों की अधिकता इसमें रही है, क्योंकि जो बिहारी सतसई है वो मुक्त काव्य है और ये रीतिकाल के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगर पूछा जाए बिहारी सतसई का रचनाकाल क्या था, तो बिहारी सतसई का रचनाकाल 1662 था। नारी के विभिन्न रूपों का अंकन प्राय इसमें नहीं हुआ है। नारी के विभिन्न रूपों का इसमें अंकन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे श्रृंगारिकता की बहुत ज़्यादा महत्वता थी। आश्रयदाताओं को यहाँ पर महत्व दिया गया है। बिल्कुल, प्रत्येक जो कवि है वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर उन राजा के गुणों का, उनकी स्त्रियों के, उनकी नारियों के बारे में व्याख्यान करते हैं ज़्यादा, और या फिर उनके श्रृंगार या उनके वीर रस के, वीरता के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। शिवराज भूषण का रचनाकाल है 1673। उसके बाद में जो भाषा भूषण है इसके रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। और वीर सिंह देवचरित है, ये किसकी है? तो ये केशवदास जी की है। और रस केली वल्ली घनानंद जी की है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा वीर सिंह देवचरित, क्योंकि सबसे पहले ये केशवदास की रचना है, फिर शिवराज भूषण और भाषा भूषण और रस केली वल्ली। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। अंगदर्पण, नवरस तरंग, सुधानिधि, कविकुल, कंठाभरण। अंगदर्पण किसकी है? तो रसलीन की है। और रसनील का जो जन्म काल है वो 1689 है। फिर नवरस तरंग, सुधानिधि और कविकुल, कंठाभरण ये दुल्ला कवि की है, और दुल्ला कवि का जन्म 1743 है। सुधानिधि किसकी है? तो सुधानिधि किसकी है? तोस कवि की है। और जो नवरस तरंग है ये बेनी परवीन की है, और ये कब की है? तो 1817 की है। इस हिसाब से आंसर आएगा सुधानिधि, अंगदर्पण, कविकुल, कंठाभरण और नवरस तरंग। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। विज्ञान गीता, भाव विलास, जंगनामा और काव्यसरोज। विज्ञान गीता रचना किसकी है? तो केशवदास जी की है। भाव विलास किसकी है? तो देव की रचना है। और जो जंगनामा है ये किसकी रचना है? तो जंगनामा शाह मोहम्मद की रचना है। और इसके बाद में जो आपका काव्य सरोज है ये श्रीपति की 1713 की रचना है। विज्ञान गीता का रचनाकाल 1607 है। भाव विलास का रचनाकाल 1689 में देव का जन्म हुआ था, क्योंकि भाव विलास का रचनाकाल कहीं पर भी नहीं दिया गया है। जो जंगनामा है ये किसकी रचना है? शाह मोहम्मद की 1780 की रचना है। उसके बाद में जो आपका काव्य सरोज है ये श्रीपति की 1713 की रचना है। इस हिसाब से इसका आंसर आएगा यही विज्ञान गीता सबसे पहले आएगी, फिर भाव विलास, फिर जंगनामा और फिर उसके बाद में काव्य सरोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, जो छत्र प्रकाश है ये किसकी रचना है? तो ये गवाल कवि की रचना है। सुधानिधि किसकी रचना है? तो सुधानिधि श्रीपति की रचना है। रसिकानंद किसकी रचना है? तो रसिकानंद गोरे लाल की कविता है, गोरे लाल कवि की है। और रस सागर पूछा जाए आपसे तो रस सागर तोष निधि की रचना है। तो यहाँ पे आंसर आपका 4, 1, 2 और 3 आएगा।
अगला क्वेश्चन है, इश्क नामा रचना किसकी है? तो बोधा की है। राधा सुधा शतक है, ये किसकी है? तो ये हाथी जी की है। सुजान चरित्र है, तो सुजान चरित्र किसका है? ये सूदन का है। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक ठाकुर की हैं। देव कवि की बहुत ज़्यादा रचनाएं भाव विलास, रस विलास, विलास से हैं, इनकी लगभग 3-4 रचनाएं। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 2, 1, 4, 3। अगला है, रस तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो रस तरंगिणी के रचनाकार कृपा राम है। रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार चिंतामणि है। श्रृंगार सागर के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार सागर के रचनाकार मोहनलाल मिश्र है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो केशवदास है। मतीराम की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ललित ललाप। ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? तो कवित्र रत्नाकर रचना है सेनापति की। कवित्र रत्नाकर रचना किसकी है? सेनापति की। नाममाला रचना है मुबारक की। तिलक शतक रचना है बनारसी दास की। और छंद सागर रचना है आपकी मतीराम की। दीर्घ उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति पंक्ति में रीति सिद्ध कवि किसकी है? तो जो रीति सिद्ध कवि हैं वो कौन है? बिहारी। और ये बिहारी सतसई ली गई है। बिहारी सतसई, बिहारी जी का जन्म सन 1595 को है और जो इन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी वो 1662 में लिखी थी। पूरे रीति काल के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई मुक्त काव्य में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? मुक्त काव्य में लिखी गई है। बिहारी सतसई बिहारी जी की एकमात्र कृति है जिसके अंतर्गत ये पूरे रीति काल में सबसे प्रसिद्ध कवि कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाई शीस पंक्ति किस कवि की है? मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाई शीस, ये बिहारी दास जी की रचना है। किसकी पंक्ति है? ये बिहारी की पंक्ति है। बिहारी का जन्म 1595 में और इनकी रचना काल है 1662। दारा की न दौर की यह रार नहीं खजवे की पंक्ति के रचनाकार कौन है? क्या है? दारा की न दौर की रार नहीं खजवे की, ये पंक्ति किसकी है? ये किसकी पंक्ति है? तो ये भूषण की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण है भूषण की। बिहारी सतसई बिहारी जी की। भावविलास देव का। और रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र का। तो यहाँ पे आंसर आपका 1, 3, 2, 4। एक 3 2 4 ठीक है। एक मिनट, सॉरी। राग रत्नाकर रचना है, ये किसकी है? तो जो राग रत्नाकर रचना है, सॉरी, राग रत्नाकर रचना किसकी है? देव कवि की है। रस रतन किसकी है? तो ये पुहकर कवि की है। कवि प्रिया केशवदास जी की है। और जो रस तरंगिणी है ये किसकी है? तो कृपा राम की है। देखिए यहाँ पे जो देव कवि हैं, रचना काल मैंने काफ़ी टाइम से आपको पिछले क्वेश्चनों में नहीं करवाया, लेकिन क्या कि मेरे दिमाग से निकल गई वो बात कि आपको रचना काल जन्म, जो इनका रचना काल है, इनका जो जन्म वर्ष है वो आपको याद करवा देना चाहिए।
पिछले जो 30-35 क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही निकल गए धुन में, ध्यान भटक गया था मेरा। ठीक है, देखिए अब हम करवा रहे हैं आपको इनके प्रत्येक जो कवि हैं इनका जन्म काल आपको करवाएंगे। जन्म काल के हिसाब से क्या है कि आप इनकी रचना याद कर लेंगे तो जन्म काल के हिसाब से आप इनकी रचना तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देव कवि आ रहे हैं, इनका जन्म है 1673। फिर आ रहे हैं आपके पुहकर कवि, और पुहकर कवि का जन्म काल पुहकर कवि हैं, इनका जन्म काल 1516 है। क्या है? 1516। केशव का जन्म है 1555। कृपाराम का जन्म कब का है? कृपाराम का जन्म है 1743। कब का है? 1743 का। और जो भूषण है इनका जन्म है 1613 का। ठीक है, हर एक कवि के जन्म काल को आपको बिल्कुल पूरा याद कर लेना है। ठीक है, देव का जन्म है 1673, पुहकर कवि का जन्म है 1516, केशव का जन्म 1555, कृपाराम का जन्म 1643 और भूषण का जन्म 1615 है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका, क्योंकि 1 2 3 4 मिले हुए ही ऑप्शन थे। अगला है, देखिए जद्पि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुभृते भूषण बिनु न विराजे कविता बनिता मित। और ये अलंकारों के बारे में और भूषण आभूषण के बारे में किसकी पंक्तियां हैं? तो ये केशव दास जी की पंक्तियां हैं। केली के राति अधाने जद्पि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुभृते, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये केशव दास की पंक्तियां हैं। अगला है, केली के राति अघाने नहीं, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये मतीराम की पंक्तियां हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये भूषण की पंक्तियां हैं। रेन दिना घुटबो के प्राण, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। ठीक है, बिहारी जी की है बिहारी सच्चाई रचना। केशवदास जी का जन्म 1555, मतीराम जी का जन्म 1603, भूषण का जन्म 1613, बिहारी का जन्म 1595 और घनानंद जी का जन्म 1689। इस प्रकार से आप सभी कवियों के जन्म काल याद करेंगे और यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1 2 3 और 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता है? तो स्वच्छंदता, आश्रयदाता की प्रशंसा, भाषा की लाक्षणिकता और एक तरफा प्यार। रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है एक तरफा प्यार की। वैसे लेकिन इसको हम आंसर के अंतर्गत नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि एक तरफा प्यार ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं लग सकता आंसर, तो इसको तो आप इग्नोर कर देंगे। वैसे नहीं है कि आप ये सोचेंगे रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत जो सुभान है वो भोदा के बारे में, सुजान है वो जो आपके घनानंद जी हैं इनके बारे में, इस प्रकार के कवि हैं यहाँ पे जो प्रेम से टूटे हुए हैं, उनकी प्रेमिकाओं ने उनका साथ नहीं दिया है, तो इस हिसाब से आप आंसर ये नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे एक तरफा प्यार था। ठीक है, यहाँ पे लिखाएंगे स्वच्छंदता है, आश्रयदाता की प्रशंसा है और भाषा की लाक्षणिकता। इस प्रकार के आंसर रखते हैं, ये नहीं है कि जो मन में आए वह ही आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 बिल्कुल आपका ठीक है और 1 2 3 आपका सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की रचनाओं के विशेष लक्षण कौन से हैं? जो रीतिकाल की रचनाएं हैं उनके विशेष लक्षण कौन से हैं? तो देखिए जो षट ऋतु वर्णन है उसमें उसका भी वर्णन है इसमें, और रस और अलंकार का भी वर्णन है, नायिका भेद और श्रृंगारिकता के भी वर्णन है, नक्शिक भी वर्णन है। देखिए ये नक्शिक वर्णन या श्रृंगार वर्णन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल काव्य में रीतिकाल काव्य में किसे महत्व नहीं दिया गया? किसे महत्व नहीं दिया गया है? भावों की अभिव्यक्ति को महत्व दिया गया, कल्पना की मौलिकता को भी दिया गया, चमत्कारपूर्ण जो उक्तियाँ हैं उनको भी दिया गया, लेकिन हर्त्य पक्ष और भाव पक्ष को यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर आएगा केवल ऑप्शन 4। तो केवल ऑप्शन 4 आपके बी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं था? स्वांतः सुखाय, ऋतु वर्णन, आश्रयदाताओं का यशगान और साहित्य की समृद्धि। तो देखिए
इनमें से जो मुख्य उद्देश्य नहीं था वो पूछा गया है, तो कौन सा नहीं था? स्वांतः सुखाय का नहीं था, ऋतु वर्णन का नहीं था और साहित्य की समृद्धि करना इनका कोई भी मकसद नहीं था। उनका आश्रयदाताओं का यशगान गाना इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पे स्वांतः सुखाय के लिए, ऋतु वर्णन के लिए और साहित्य की समृद्धि के लिए कभी भी काव्य नहीं लिखे गए। किसमें? रीतिकालीन कवियों के अंतर्गत। रीतिकालीन कवियों ने ऋतु वर्णन से संबंधित नहीं लिखे हैं, साहित्य की समृद्धि भी नहीं की उन्होंने, और स्वांतः सुखाय से संबंधित भी इनका मुख्य उद्देश्य नहीं रहा। इनका उद्देश्य सिर्फ आश्रयदाताओं का यशगान करना रहा है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1, 2, 4। 1, 2, 4 कहाँ पे? 1, 2, 4 आपके सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, कुंदन को रंग फीको लगे, ये किसकी पंक्ति है? तो ये मतीराम की पंक्ति है। सिंधु तरियो उनको वरना, ये किसकी पंक्ति है? तो ये केशव की पंक्ति है। उसके बाद में है, यह प्रेम को पथ कराल महा, तलवार की धार पे धामनो है, और ये किसकी पंक्ति है? तो ये बोधा की पंक्ति है। लाल भाल पे लसत है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये रसनिधि की पंक्ति है। यहाँ पे रसनिधि है, इनको पृथ्वी सिंह भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पृथ्वी सिंह। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रतन हजारा। रसनिधि जिन्हें पृथ्वी सिंह भी कहा जाता था, और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रतन हजारा। मतीराम जी का जन्म 1603 है, केशवदास जी का जन्म 1555 है, और बोधा का जन्म 1773 है। और उसके बाद में आपके आते हैं आलम, और इनका जन्म है 1583। देखिए, आलम की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आलम केली और इनका है माधव नाग कामकंदला। ठीक है, ठाकुर की है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। बोधा, गणानंद, ये चारों और द्विज देव भी, ये पांचों कवि किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 आपके डी ऑप्शन में। अगला है, अभी हमने पढ़ा था, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए, ये किसकी पंक्ति है? तो ये बिहारी जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? ये बिहारी जी की पंक्ति है। शासन ही में समीर गयो अरु, क्या है? शासन ही में समीर गयो अरु, ये किसकी पंक्ति है? तो ये देव की पंक्ति है। ठीक है, और दृक उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर प्रीति, ये बिहारी जी की पंक्ति है। तो देखिए, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये भूषण जी की पंक्ति है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था पीछे जिसका हमने पढ़ा था क्वेश्चन, मोटी भई चंडी, ये किसकी पंक्ति है? ये बिहारी जी की पंक्ति पढ़ी थी हमने। देखिए, मैं 1 मिनट कंफ्यूज को दूर कर लेती हूँ। गलत पढ़ाने से अच्छा तो टाइम लग जाए वो ठीक है। 134 में यहाँ पे बिहारी दी गया है, लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन है 144 और 144 में है ए। मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीश, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भूषण की पंक्ति है। यहाँ पे है, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए, ये भूषण की पंक्ति है। शासन ही में समीर गयो अरु, ये देव की पंक्ति है। दृक उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, ये किसकी पंक्ति है? तो ये बिहारी की पंक्ति है। अति सुदे स्नेह को मारक है, ये घनानंद जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? घनानंद जी की पंक्ति है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 आपका आंसर आ रहा है ए ऑप्शन में। अगला है, देखिए क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुई है आंसर में। हम उस क्वेश्चन का आंसर सही लगाएंगे कि मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीश, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भूषण की पंक्ति है। क्या है? मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीश, तो ये किसकी पंक्ति है? ये भूषण की पंक्ति है। इस बात को बार बार याद रखेंगे।
होय मगरूर तासो दुनी मगरूरी कीजिए, ये पूरा पढ़ा था हमने। होय मगरूर तासो दूनी मगरूरी कीजिए, और जो आपको सम्मान देता है उसको आप दूना सम्मान दीजिए, जो आपको मान देता है उसको आप दूना मान दीजिए। और ये किसकी पंक्ति थी? ये बोधा की पंक्ति थी। ठीक है। सेवक हम उन राजपुतन को सिपाही दान युद्ध जुरेबे, तो ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है इनकी ठाकुर की। और अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाने को सयानक माक बाक नहीं। ठीक है, तो ये किसका है? ये घनानंद जी की पंक्ति है। और अगला है कहत नटक रिझत खिजत, तो ये बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है। होए मगरूर तासो दूनी मगरूरी कीजे, ये बोधा की पंक्तियाँ हैं। सेवक हम उन राजपुतन के सिपाही दान जुद न जुरिबे, ये किसकी है? ठाकुर की पंक्ति है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी है? तो घनानंद की पंक्ति है। और कहत नटक रिझत खिजत, ये किसकी पंक्ति है? तो ये बिहारी की पंक्ति है। और जद्यपि सुजाति सुलक्षणी, ये केशव दास की पंक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 आपका किस ऑप्शन में? तो 2 1 3 4 आपका बी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है बिहारी 1595 है, भूषण 1613 है, केशव 1555 है, और घनानंद 1689 है। तो यहाँ पे ये आंसर ठीक आएगा, जबकि इसमें जो ऑप्शनल दिए गए हैं ये सारे गलत हैं। सही आंसर आएगा इसका बिहारी है 1585, भूषण है 1613, केशव है 1555 और घनानंद है 1689। यहाँ पे घनानंद का बिल्कुल ठीक दिया गया है, जबकि ये तीनों ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है। अवध सागर किसकी रचना है? तो ये अवध सागर रचना है किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। उसके बाद में गोविंद रामायण है, तो गोविंद रामायण किसकी है? तो ये लालदास जी की है। ब्रिज विलास किसकी है? तो ये भूषण की है। और अवध विलास किसकी है? तो ये अवध विलास जानकी रसिक शरण की है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 1 5 2। देखिए, इस बुक में इतनी सारी कमियां थी। मैं आपको बता दूं कि जो अरिहंत की बुक है ये, अगर अरिहंत से संबंधित अगर कोई जानकार भी हो या फिर कोई कांटेक्ट में हो उनके, तो आप क्वेश्चन आप खुद दे सकते हैं। अरिहंत की यूजीसी नेट की बुक है ये, और इसके अंतर्गत रीतिकाल के अंतर्गत जितने भी जो भक्ति काल जो सगुण भक्ति धारा, उसके अंतर्गत क्वेश्चनों के आंसर इतने गलत थे कि मैंने उन क्वेश्चनों को करवाए नहीं। तैयार करने के बाद में भी जब मैंने आंसर शीट को मिलाया तो बिल्कुल क्वेश्चनों के गलत आंसर थे, वो गलत आ रहे थे। मैंने उन क्वेश्चनों को नहीं करवाया। फिर मैंने आपको रीतिकाल से वही क्वेश्चन करवाए जो यूथ कंपटीशन गाइड्स बुक्स हैं, उससे करवा के मैंने आपको वो करवाए हैं। ठीक है। मैंने जो इसकी डीपी थी, जो मैं इसका मेन जो फ्रंट पेज था, वो मैंने इसी का ले लिया, और उससे संबंधित जो रीतिकाल के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको जो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स हैं उससे करवाए थे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे गलत थे। और देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत आते जा रहे हैं। ये मैंने क्वेश्चन तब पढ़े, तब मेरे थोड़े ध्यान में नहीं रहा इन क्वेश्चनों को, लेकिन मैं आपको गलत नहीं करवाऊंगी। जो क्वेश्चन गलत हैं उनको आंसर मैं आपको ठीक करवाते ही चलूँगी। ठीक है। कृष्ण चंद्रिका किसकी है? तो कृष्ण चंद्रिका किसकी है? ये गुमान मिश्र जी की है। और कृष्णायन किसकी है? तो कृष्णायन मंचित कवि की है। माधुर्य महरी किसकी है? तो माधुर्य महरी आपकी कृष्णदास जी की है। और ब्रज विलास किसकी है? तो ब्रजवासी दास जी की है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 3 4 2 और 1। ठीक है। 3 4 2 और 1 आपका डी ऑप्शन में है। उन्हीं कवियों का मैं जन्म वर्ष आपको याद कराऊंगी जो आपके क्वेश्चन में जो इसमें पूछे जाते हैं। देखिए, ब्रिजवासी दास हैं, कृष्णदास हैं, गुमान है, मंचित कवि, इनके जन्म वर्ष मैंने आज तक कभी भी किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं देखे, लेकिन बिहारी जी का जन्म पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे 1595। ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन असत्य है? तो प्रेमचंद्रिका किसकी रचना है? असत्य पूछा आपसे तो बताएंगे आप कि प्रेमचंद्रिका देव की रचना है, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। पंचाशिका मतीराम की रचना, ये भी ठीक है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना, ये भी ठीक है। आपसे पूछा कि गलत कौन सा है? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी जो बेनी परवीन है इनकी नहीं है। ठीक है। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी नहीं है? बेनी परवीन की नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका केवल सी। अगला क्वेश्चन है, भूषण की भाषा प्रधानतः ब्रज भाषा थी। तो देखिए, जो भूषण की भाषा थी वो प्रधानतः कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। आप एक बात को बिल्कुल याद रखेंगे कि रीतिकाल के अंतर्गत जितने भी काव्य लिखे गए थे, जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, उन सभी की भाषा ही क्या थी? ब्रज थी। रीतिकाल ब्रज भाषा के नाम से ही जाना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रचनाएं किसमें थी? ब्रज भाषा में थी।
भूषण ने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, ये भी ठीक है। उनकी भाषा में फारसी और बुंदेलखंडी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ, बिल्कुल ठीक है। उन्हें भूषण उपाधि के नाम से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल। उनको जो राजा थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चारों ही ऑप्शन गलत सही है इनके, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाँ जी। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। आश्रयदाता भक्त नहीं थे, इसलिए भक्तिपरक रचनाएं नहीं लिखी। देखिए, आश्रयदाता भक्त नहीं थे, इसलिए भक्तिपरक रचनाएं नहीं लिखी। कथनों पर आपको विचार करना है। रीतिकालीन काव्य में कला पक्ष की प्रधानता रही है, ठीक है। रीतिकाल में राज्यश्रम से अलग काव्य रचना नहीं की गई, बिल्कुल ठीक है। काव्य की रचना ब्रज भाषा में होने के कारण कृष्ण काव्य की मात्रा अधिक रही। देखिए, कृष्ण काव्य इसके अंतर्गत नहीं आएगा, रीतिकाल के अंतर्गत कृष्ण काव्य नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। याद रखेंगे, कृष्ण काव्य किसके अंतर्गत लिखा गया था, तो भक्ति काल के अंतर्गत, जो सगुण भक्ति धारा है उसके अंतर्गत, जो कृष्णाश्रय शाखा है उसके अंतर्गत कृष्ण काव्य आते हैं। तो आपके रीतिकाल में नहीं आएंगे। तो आपका आंसर कौन सा सही आएगा? 1 ऑप्शन ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है और तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। आपके तीनों ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन गलत कौन सा? आपका 4 का ऑप्शन। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि थे, तो बिल्कुल ठीक है इनका। केशव रीति मुक्त धारा के कवि थे। आपसे पूछा असत्य कथन, तो देखिए केशव हैं, ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। किसके थे? रीतिबद्ध के थे, ये रीति मुक्त के नहीं थे। आप याद रखेंगे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि रीति मुक्त के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। आपके द्विजदेव हैं, ठाकुर है, आलम है, बोधा है और घनानंद, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? रीति मुक्त के अंतर्गत आएंगे। लेकिन केशव रीति मुक्त के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये रीतिबद्ध के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, बिल्कुल ठीक। और ये कौन थे? केशव दास जी। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में आचार्य कवि कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्हें आचार्य कवि कहा जाता है। तो आपका जो आंसर गलत है वो कौन सा गलत है? आपका केवल 4 गलत है। सॉरी, कौन सा गलत है? जो आपका 2 का कथन है ये बिल्कुल गलत है। कौन सा गलत है? केवल 2। अगला है, बिहारी सच्चाई मक्खन की रोटी है, जिसे जिधर से खाओ उधर से ही मधुर और सरस निकलती है। क्या पूछा है आपसे? जो बिहारी सच्चाई है वो मक्खन की रोटी है, जिसे जिधर से खाओ उधर से ही मधुर और सरस है। ये किसका कथन है? ये आपसे कथन पूछा है कि ये कथन किसका है, तो ये पदम सिंह जी का है, ठीक है। हमने आपको बताया था यहाँ पे ये मक्खन नहीं आएगा साहब, ये शक्कर आएगा, ठीक है। किसकी रोटी है? ये शक्कर की रोटी है, और शक्कर की रोटी कहने वाले कौन थे? पदम सिंह थे, ठीक है। अगला है, बिहारी और घनानंद की भाषा का आधार पूरा व्याकरण बनाया जा सकता है। क्या है? जो बिहारी और घनानंद की भाषा है उसके आधार पर पूरा व्याकरण बनाया जा सकता है। और ये किसका कथन है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही होगा, ठीक है। अगला है, नीर भी जो जीव तव गुड़ी लो उड़ो रहे, पंक्ति में कौन सा अलंकार योजना है? तो किसका कौन सा अलंकार है इसमें? नीर भी जो जीव तव गुड़ी लो उड़ो रहे, इसमें विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें विभावना अलंकार है। नीर भी जो जीव तव गुड़ी लियो उड़े। अगला है, घनानंद ने अपने पदों में कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है? कवित्त, धनाक्षरी और ताटंक। कौन कौन से? कवित्त, धनाक्षरी और ताटंक। अगला है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उक्त पद किसके विषय में कहा गया? तो ये बिहारी के दोहों के बारे में कहा गया है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, क्योंकि इनके जो दोहे हैं सतसैया के, बिहारी सतसैया के, वो छोटे छोटे दोहे हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिहारी सतसैया को गागर में सागर भरने वाली रचना भी कहा जाता है। बिहारी की काव्यगत विशेषताएं कौन सी हैं? देखिए, बिहारी ने अपने छोटे से छंद में गागर में सागर भरा है, बिल्कुल ठीक है।
बिहारी के श्रृंगारिक काव्य के प्राण तत्व प्रेम और सौंदर्य हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में है शारीरिक चेष्टाओं और हाव भाव को पढ़ने के मनोविज्ञान में वो सिद्धस्थ थे, बिल्कुल ठीक है। बिहारी को उनकी अलंकार प्रियता के कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शनल बता देती हूँ, क्योंकि जो कठिन काव्य का प्रेत है वो बिहारी को नहीं केशव दास को कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? केशव दास ने जब रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी, रामचरितमानस के बारे में इन्होंने पढ़ा और रामचरितमानस के खिलाफ इन्होंने रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी। तो केशव दास ने उसमें जो छंद हैं, जो अलंकार हैं, उनकी भावना को बिल्कुल ठीक से नहीं दिया इन्होंने। और फिर इनको बाद में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इनको कहा गया कि ये जो केशव दास जी हैं उनको कभी हृदय तो मिला ही नहीं है, ठीक है। वो एक थोड़े से छोटे से काव्य के लिए अपनी जो उसमें है वो धाक जमाना चाहते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य में। तो देखिए जो कठिन काव्य का प्रेत है ये किसे कहा जाता है? तो केशव दास जी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये बिहारी के लिए नहीं आएगा, तो आपका 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3 कहाँ पे आ रहा है? आपका डी ऑप्शन में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के पदों में मुख्य क्या है? बिहारी के पदों में क्या है? साधनात्मक रहस्यवाद है, गागर में सागर है, बहुज्ञता है और चित्रोपमता है। तो क्या आएगा इसमें? देखिए जो साधनात्मक रहस्यवाद है ये इनके काव्य में नहीं है, जबकि गागर में सागर, बहुज्ञता और चित्रोपमता ये इनके काव्य में है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 बिल्कुल ठीक है। बिहारी की भाषा का प्रमुख गुण क्या है? भाव में अनुवर्तन है, प्रसाद गुण है, नाद सौंदर्य और शुक्ति प्रयोग है। तो यहाँ पे क्या है? आपका 1, 2, 4 बिल्कुल ठीक है। भाव में अनुवर्तन है, प्रसाद गुण है, शुक्ति प्रयोग है, जबकि नाद सौंदर्य इसमें नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए नाद सौंदर्य किस में मिलेगा, तो ये कबीर दास जी के काव्य में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1, 2, 4। आज हम यहीं तक ही करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।